बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, प्रमुख भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के जो संविधान निर्माण की में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्या भूमिका रही, उसको विस्तार से पढ़ेंगे अपन। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अलग अलग विश्वविद्यालयों में काफी बार पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नीचे की तरफ वीडियो को जैसे लाइक करोगे हाइप वाला बटन दिखाई देगा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है उसको जरूर से दबा देना है। ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना आप। चलो शुरू करते हैं आप वीडियो को। पहला आपके सामने यहाँ पे अपन देखेंगे, भारत में संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका अत्यंत निर्णायक और आधारभूत रही। जो भारतीय संविधान का जो निर्माण होता है उसमें वो आपके सामने सिर्फ ऐसे नहीं कि भारत आजाद हो गया और संविधान का निर्माण हो गया, नहीं। भारत के संविधान के निर्माण में अंग्रेजों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के जो जितने भी अधिनियम लाए गए, वो अधिनियमों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके द्वारा जो नियम कायदे कानून व्यवस्था लागू की गई वो भी हमारे संविधान में झलकती है। साथ के साथ उस जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसके बहुत से अंश ऐसे के ऐसे आपके सामने उठाए गए हैं। यह समझ लो, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बहुत से पक्ष आपके सामने ऐसा का ऐसा उठाया गया 1935 से आपके सामने। तो उसी बीच में आपके सामने देखने को मिलता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसकी क्या भूमिका रहती है संविधान निर्माण में। समझ में आ गया? तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इस आंदोलन ने केवल स्वतंत्रता प्राप्त की बल्कि भारत में एक ऐसी परिकल्पना की। तो जैसे जैसे भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन है वो 1857 की क्रांति से आपके सामने एक 1857 की क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन की पहली शुरुआत थी। असफल जरूर रही, लेकिन भारतीय लोगों को एक नई आशा दी कि हम भी क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे आपके सामने कांग्रेस का निर्माण होता है। कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन निकलते हैं। उसमें लोगों के अंदर स्टार्टिंग में स्वशासन की बात की गई कि भारतीय लोगों का भारतीय लोगों पर राज होना चाहिए, ना कि अंग्रेजों का। भाई, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी आंदोलनकारी थे वो साफ कहते थे कि अंग्रेज हैं वो विदेशी लोग हैं, उनका क्या अधिकार है भारतीय लोगों पर राज करना, हमारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, हमने स्वशासन की बात छोड़ के हमने किसकी बात की, स्वराज की बात की, और स्वराज से फिर अपन स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़े। और कोई भी देश को अगर आपके सामने स्वतंत्र होना है तो उसको कौन सी परंपराओं को अपनाना था, लोकतांत्रिक परंपराओं को अपनाना था, ताकि आपके सामने भविष्य में भारत किसी भी प्रकार की राजतंत्र या जो आपके सामने उपनिषद काल के जो जितनी भी ताकतें उनका शिकार नहीं हो सके। तो इस आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय लोगों ने काफी मूल्य सीखे। मूल्य मतलब संस्कार, किस तरीके से हमें अपने देश को आगे चलाना है। संस्थागत ढांचे संविधान में प्रतिबिंब होते हैं, और किस तरीके से कांग्रेस जैसे जो कांग्रेस हो गई, अलग अलग प्रकार के बाद में जो महात्मा गांधी के विचार कुछ लिए गए, कुछ आपके सामने अन्य स्वतंत्रकारियों के विचार है वो लिए गए। तो ये सब विचार आपके सामने हमारे संविधान में साफ झलकते हैं। पहला पॉइंट है आदर्श मूल्यों का निर्धारण करना। राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय जैसे मौलिक आदर्शों को जन्म लिया। जब आपके सामने भारत में आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय सबसे पहली चीज है स्वतंत्रता। सभी लोगों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आपके सामने आर्थिक रूप से, तीनों प्रकार की आपके सामने स्वतंत्रता चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाई अंग्रेज क्या करते थे, लोगों को बोलने नहीं देते थे, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाने देते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था आगे नहीं फैले तो लोगों को स्वतंत्रता के क्या दिए गए, नियम दिए गए। समानता, चाहे कोई इंसान अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोग समाज में समानता के साथ रहें। ये संस्कार भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से हमने सीखे। सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोग एकजुट रहे, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म सभी भेदभावों को भूलकर हम एक जगह रहें। ये सारे संस्कार हमने कहां से सीखे, अपने स्वतंत्रता आंदोलन से सीखे। और सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति है, अमीर गरीब के आधार पे जो आपके सामने भेदभाव नहीं देखने को मिले, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखने को मिले। ये सब जो मौलिक आदर्श हैं
मौलिक जो संस्कार है वो हमें स्वतंत्रता आंदोलन से पता चल गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो हमारे खिलाफ अत्याचार करते थे, उन अत्याचारों से हमें सीख मिली कि ये अत्याचार है आगे नहीं जाने चाहिए। क्यों? आगे सरकारें क्या हो जाती हैं, आती तो लोकतंत्र से, लेकिन धीरे धीरे वो तानाशाही का रूप ले लेती हैं। ये सभी आदर्श संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देश तंत्रों में देखने को मिलते हैं। हमारे जो आपके सामने जो प्रस्तावना है उसको भारतीय जो संविधान उसकी रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। उसमें जो न्याय हो गया, है ना, बंधुता, धर्मनिरपेक्ष, इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, और सामाजिक न्याय जैसे शब्दों का प्रयोग कहां पे किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयोग किया गया है। तो ये जो धीरे धीरे हमने आदर्श सीखे, इनको हमने अपने संविधान में परोक्ष रूप से डाला। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेताओं ने क्या किया, नेताओं के विचारों ने संविधान निर्माताओं को दिशा दी। तो जिसमें हर नेता का योगदान है, सिर्फ ये जो नाम लिख रखे हैं यही नेता नहीं आपके सामने, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो जो नेता हैं, जो जो आंदोलनकारी व्यक्ति थे, जिनके जो विचार थे, जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उन सभी के विचारों को क्या कर दिया गया, भारतीय संविधान में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आपके अनुच्छेद में जरूर से रखा गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मांग। आंदोलन के दौरान भारतीयों में एक उत्तरदायी व प्रतिनिधि सरकार की मांग की गई। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों को यह पता चल गया था, अगर सरकार है वो जिम्मेदार नहीं होगी, भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, तो वो भी क्या होगी, आज नहीं तो कल वो भी तानाशाही एक अंग्रेजी सरकार का रूप ले लेगी। इसीलिए एक इस प्रकार की लोकतांत्रिक परंपरा का, एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया जाए, जो क्या करे, जनता की जो आवाज बन सके, जनता को जो जनता के द्वारा जिस प्रकार के विकास की जरूरत है, जनता को जिस प्रकार की चीजों की जरूरत है, उन सब चीजों को क्या कर सके, उस चीजों को प्रतिनिधित्व कर सके, मतलब जनता की आवाज बन सके, ना कि जनता पर शासन करे। समझ में आ गया ना? जनता पर शासन नहीं करना है, जनता की आवाज बनना है और जनता का विकास करना है। जिसमें से 1928 में नेहरू की रिपोर्ट ने भारत के लिए लिखित संविधान आंदोलन व शासन प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। सबसे पहले अगर संविधान की बात करें, जिसने भारतीय संविधान को लिखित रूप में या संविधान के निर्माण की सबसे पहले कहीं पर बात की गई, तो वो 1928 में जो जवाहरलाल नेहरू की जो रिपोर्ट दी गई, उसमें भारतीय संविधान को लिखित रूप से, और जिसमें पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जाए, इस चीज का प्रस्ताव रखा गया। 1930 के दशक तक वयस्क मताधिकार मतलब आज आपके सामने जो हर व्यक्ति को 18 साल की उम्र के बाद में जो मत देने का अधिकार है, उसकी बात की गई। लेकिन पहले कितने वर्ष का था, 21 साल तक जो आपके सामने मत देने का अधिकार था, मतलब 21 साल का। अब आज के समय आप 18 साल के होते मत दे सकते हो, पहले 21 साल वो न्यूनतम आयु थी। पहले आपके सामने अंग्रेजों के समय क्या था, वयस्क मताधिकार की जगह एक सिलेक्टिव जो वोट देने का अधिकार था, मतलब कुछ चुनिंदा लोग, पढ़े लिखे लोग हो गए, किसी समाज वर्ग को अंग्रेजों ने विशेष अधिकार दे रखा था, पैसे वाले लोगों को, कि वो आपके सामने सरकार वोट दे सकते हैं। लेकिन 1930 में वयस्क अधिकार मतलब भारत के हर नागरिक को मत देने का अधिकार होना चाहिए, इस चीज पे बात की गई। और संसदीय प्रणाली की प्रबल मांग की गई। और किसकी बात की गई, जो अंग्रेजी सरकार है, जो अंग्रेजी हुकूमत भारत में राज कर रही थी, उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं में किसकी बात की गई थी, संसदीय परंपरा की, मतलब जहां पर जनता की आवाज, वहां से चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठते थे और उनके लिए नीतियों का निर्माण करते थे। तो इसी प्रकार की संसदीय प्रणाली भारत में भी लागू करने की बात की गई, जो अंत में क्या बनी, भारतीय संविधान है उसका अनन्य हिस्सा बनी। आज के समय जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें जो संसदीय प्रणाली है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है मौलिक अधिकारों की प्रेरणा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों ने नागरिक स्वतंत्रता के हनन को झेला था। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, ना तो अंग्रेजों के खिलाफ आप बोल सकते थे, ना आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे, ना सभी लोगों को न्याय मिलता था। जो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बोल दिया, उन लोगों को क्या कर दिया जाता था, शोषित किया जाता था। तो हर व्यक्ति का, भारत में रहने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकार तब तक थे जब वो अंग्रेजों का साथ देते थे। जिस दिन आपने अंग्रेजों के विरोध कर दिया, उसी दिन आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते थे। तो इसी चीज को भारतीय लोगों ने समझ लिया था कि हमें हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की बहुत ज्यादा
जरूरत है अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे ले जाना और तानाशाही जैसी, अंग्रेजों जैसी जो सरकारी प्रणाली है, इस चीज से बचना है। तो उसमें मौलिक अधिकारों में प्रमुख रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आज क्या कर सकते हो आप भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर सकते हो, अपने विचार रख सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, ये आपकी व्यक्तिगत विचार है। इसी को क्या बोला जाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। बस इससे क्या क्या नहीं होना चाहिए, जनता के बीच में आपके सामने जो आक्रोश नहीं देखना चाहिए। आप जनता के जो आपकी फीलिंग है, आपके जो विचार है, वो दूसरों के विचारों से दूसरे आपके विचारों से असहमत रह सकते हैं, लेकिन उससे दंगे नहीं होने चाहिए। किसी हिंसात्मक तरीके से आप लोगों को उत्प्रेरित नहीं कर सकते हो। आप अपनी अभिव्यक्ति जरूर रख सकते हो भारत में। अगले वाला पॉइंट है समानता का अधिकार। भारत में क्या हुआ करता था पहले अंग्रेजों के समय? सिर्फ अमीर वर्ग या कुलीन वर्ग को ही अपने फैसले लेने का अधिकार हुआ करता था। गरीब लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं हुआ करता था। या समाज में जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और आपके सामने जो धर्म के आधार पे बहुत से भेदभाव देखने को मिलते थे। तो इस प्रकार के जो भेदभाव है उनको मिटाने के लिए हमने क्या किया? मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकारों को जोड़ा गया। संविधान ने इन अधिकारों को शामिल कर नागरिकों की राज्य की मनमानी की सुरक्षा प्रदान की। और संविधान में जो आपके सामने भारतीय संविधान में इन सब अधिकारों को इसीलिए जोड़ा गया ताकि जो राज्य है उसकी मनमानी को क्या किया जा सके? कम किया जा सके, ताकि अंग्रेज जो आपके सामने जो आगे जो प्रणाली आ रही है, जो सरकारी निर्माण हो, वो एक प्रकार से तानाशाही व अंग्रेजी शासन की तरह एकदम क्रूर ना बन जाए। अगले वाला पॉइंट है संघवाद की अवधारणा। भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए आंदोलन के नेताओं ने एक संघीय प्रणाली की आवश्यकता महसूस की। संघीय प्रणाली क्या होती है? जहां पर केंद्र है वो मुख्य हिस्सा तो होता है, केंद्र के पास सबसे ज्यादा शक्तियां तो होती हैं, लेकिन राज्यों का भी जहां पर अपना महत्व हो, जहां राज्य अपने अपने हिसाब से अपने फैसले ले सके, वहां की जनता की चुनी हुई सरकार वहां पे कार्य करे, उनके लोग उनके लिए फैसले ले, नीतियों का निर्माण करें। लेकिन राज्य है वो केंद्र जो आपके पूरे देश है उससे बाहर नहीं जा सकते और केंद्र के द्वारा दिए गए नियमों का भी वो अनुपालन कर सके, ताकि केंद्र के द्वारा पूरे राष्ट्र की भावनाओं का ध्यान में रखा जा सके और राज्य के द्वारा वहां के राज्य के जो फैसले हैं उनका राज्य के लोगों की भावनाओं का ध्यान में रखा जा सके। भारत में आपके सामने भाषाई व सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। भाई भारत में कहा जाता है कि पग पग पे आपके सामने पानी और भाषा बदल जाती है, तो उसी तरीके से हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां देखने को मिलती है, भाषा देखने को मिलती है। तो इससे काफी विविधता है, इसलिए हमने एक राज्य प्रणाली, संघीय प्रणाली का निर्माण किया। प्रांतों को स्वायत्ता देने और एक मजबूत केंद्र को संतुलित बनाने की सोच रखी। मतलब राज्य वो अपने अपने फैसले खुद से भी ले सकते हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार के दिए गए फैसलों को भी क्या करेंगे? मानना होगा, ताकि केंद्रीय भावना है पूरे देश की भावना में पूरे देश की सोच में एक जैसी विचारधारा उत्पन्न हो सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघीय प्रावधानों को में दिखी, और ये विचारधारा आपको कहां पर देखने को मिली? सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में आपके सामने विचारधारा देखने को मिलती है, जहां पर प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, लेकिन मजबूत किसको किया गया? केंद्रीय सरकार को ज्यादा मजबूत किया गया। समझ में आ गया? जैसे कि केंद्र सरकार ने कोई नीति का निर्माण किया आपके सामने, तो उसको अगर चाहे तो केंद्र जो राज्य वो लागू भी कर सकते हैं, और चाहे तो अपनी उस नीति में कोई बदलाव करके भी लागू कर सकते हैं, और चाहे तो काफी बार सरकारें लागू भी नहीं करती, कुछ अधिनियम होते हैं उनको। समझ में आ गया ना? जो आपके सामने जो सीमावर्ती सूची के जो जितने भी अधिकार होते हैं उसमें इसी प्रकार के नियम लागू होते हैं। राज्य सूची में आपके सामने राज्य के अधिकार, केंद्र सूची में केंद्र सरकार के अधिकार। तो 3 सूचियां जो बांटी गई है उनमें सभी के अपने अपने फैसले होते हैं। सामाजिक न्याय का आग्रह। आंदोलन ने समाज में पिछड़े और वंचित वर्ग, दलित व आदिवासी महिलाओं को उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ भारत को स्वतंत्रता दिलाने का ही कार्य नहीं किया, बल्कि समाज में जो आपके सामने जो समाज काफी दिन से शोषित था, पिछड़ा था, जैसे दलित हैं, वैश्य व शूद्र हैं, आदिवासी और महिलाएं हैं, जिनके खिलाफ पिछले काफी वर्षों से अत्याचार चले आ रहे थे। ना सिर्फ अंग्रेजों से, उससे पहले भी आपके सामने अत्याचार देखने को मिल रहे थे, जिससे उनका समाज बहुत ज्यादा पिछड़ गया था। तो उन सब जो समाज है उसके उत्थान पर भी विशेष जोर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व अन्य नेताओं ने सामाजिक न्याय, आरक्षण और छुआछूत उन्मूलन की मांग की। मतलब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो अन्य नेताएं हुए, उन्होंने किसकी बात की? सामाजिक न्याय की। समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जाति का हो। साथ में जो दलित वर्ग है उसके लिए आरक्षण की आपके सामने क्या की गई? पैरवी की गई, ताकि कुछ विशेष छूट दी जा सके समाज के वंचित वर्गों को, ताकि वो समाज के बराबर आ सके। साथ के साथ छुआछूत उन्मूलन की भी मांग की गई कि जहां पर आपके सामने जो छुआछूत है, जो दलित वर्ग है उसको छुआछूत की जाती है, उससे भी छुटकारा देखने को मिल सके। और इन सब बिंदु को भारतीय मौलिक अधिकार व नीति निर्देश तत्वों में संवैधानिक रूप से मान्यता मिली, संवैधानिक रूप से उन सबको डाल दिया गया। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद में एक अखंड भारत के निर्माण की एक मजबूत केंद्रीय सत्ता व सभी रियासतों को लाने की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने जैसे ही भारत को आंदोलन स्वतंत्रता दी, उन्होंने एक बहुत ही चालाकी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें छोड़ा कि जो आपके सामने प्रांत है वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, आपके सामने पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो वो भारत के साथ जा सकते हैं। अब अंग्रेज समझते थे, बहुत चालाक थे अंग्रेज, उनको पता था अगर ये आपके सामने भारत में प्रांत रहेंगे, ये क्या करेंगे, अब ये स्वतंत्र हो जाएंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद में, अंग्रेजों के जाने के बाद में, और फिर क्या है, इसमें फिर से फूट डल जाएगी और फिर से हम राज करने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए हमें अगर एक अखंड भारत का निर्माण करना था तो हमें क्या करनी थी? एक मजबूत केंद्रीय सत्ता, जहां पे रियासत है उनका इतनी ज्यादा हिस्सेदारी ना बचे, या फिर बचे तो भी एक नाम मात्र की हिस्सेदारी बच सके। तो राष्ट्रीय आंदोलन ने इस एकीकरण की भावना को साथ दिया। तो इसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी प्रयास किए, साथ साथ हमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये चीज समझ में भी आ चुकी थी 1857 की क्रांति के बाद में, कि अगर हम एक नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, हमारा हमेशा शोषण होता रहेगा। जिससे क्या किया आपने, जिसके बाद में लोगों ने एकीकरण की भावना को आगे बढ़ाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के प्रयासों को साकार करते हुए संपूर्ण भारत, एक अखंड भारत के निर्माण की, जो आप आज के समय भारत देखते हो, उस जो सब प्रांत है उनको भारत में मिलाने का किसका योगदान था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। संविधान सभा की मांग। कांग्रेस ने लंबे समय तक संविधान सभा की मांग की थी जो भारतीय द्वारा बनाई जा सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कांग्रेस के नेता है, चाहे गर्म दल के चाहे नरम दल के, दोनों प्रकार के नेताओं का बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि भारतीय संविधान सभा है उसका निर्माण किया जा सके, जिससे क्या हो सके आपके सामने, जिससे जिसमें भारतीय लोग ज्यादा हो। ऐसे नहीं, अंग्रेज क्या करते थे, कोई भी नियम लाते थे उसमें अंग्रेजों का योगदान पूरा रहता था, भारतीय होते नहीं थे। तो इस बार कांग्रेस का सीधा कहना था, हम हमारे देश का संविधान है वो खुद अपने लोगों के द्वारा ही निर्माण करेंगे। इस संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अनुभव व आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया। मतलब हमने जितनी भी चीजें आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सीखी, उसको पूर्ण रूप से उस ये जो आपके सामने जो स्वतंत्रता का आंदोलन उसमें लगाने का कार्य किया। संक्षेप में बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का ही मार्ग प्रशस्त नहीं किया, बल्कि उन सभी मार्ग, दार्शनिक व संस्थागत आधारशिलाओं को स्थापित करने का कार्य किया। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या किया, संविधान निर्माण के लिए केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं दिलाई भारत को, बल्कि भारतीय लोगों को एक लोकतांत्रिक परंपरा की क्या आदर्श होते हैं, क्या मूल्य होते हैं, क्या विचार होते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी बताने का कार्य किया। संविधान में आपके सामने उन सभी संघर्ष, बहसों व सपनों का परिणाम है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखी गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन सभी चीजों को जोड़ा गया जो समाज के विभिन्न वर्गों की, लोगों की, या आपके सामने सभी लोगों की जो मांग थी, जनता की आवाज थी, उसको उसमें कानूनी रूप से जामा पहनाया गया। यह था आपके सामने पूरा का पूरा प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भारतीय जो संविधान उसमें निर्माण में क्या भूमिका रही। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।